भारतीय राजनीति एक ऐतिहासिक मोड़ पर है। जो राजनीतिक दल इस परिवर्तन की हकीकत को, आगाज को नहीं सुन पाएंगे, वो काल के प्रवाह में ऐसे ही नष्ट हो जाएंगे, उनका कोई नामो निशान भी नहीं रह पाएगा। हिसार में कांग्रेस की जो पराजय है वह तो एक संकेत भर है भारतीय राजनीति में परिवर्तन का। 400 लाख करोड़ रुपए का काला धन यदि देश का जमा होता है, देश में भ्रष्टाचार शिखर पर पहुंच जाता है, देश की संवैधानिक संस्थाओं, चाहे वो कैग हो या सुप्रीम कोर्ट हो, काले धन के ऊपर और भ्रष्टाचार को लेकर के जो टिप्पणियां की जाती हैं, कैग के महालेखा निरीक्षक श्री विनोद राय जी का यह कहना कि आजादी के बाद पहली बार कोई केंद्र सरकार विश्वसनीयता के न्यूनतम स्तर पर है। आजादी के बाद पहली बार कोई केंद्र सरकार विश्वसनीयता में न्यूनतम स्तर पर है। अर्थात यह मात्र हिसार के चुनाव की बात नहीं, वर्तमान केंद्र सरकार सत्ता में रहने का अपना संवैधानिक और नैतिक अधिकार खो चुकी है। और यदि आगे भी कांग्रेस ने काले धन के मुद्दे पर कि काला धन को पता लगाने के लिए और उसको वापस लाने के लिए जो प्रोसीजर है, जो फिजिकल टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की बात हो, हमने प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास रखे और उन्होंने स्वीकार भी किया कि ये मुद्दे ठीक है। फिजिकल टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करने की बात हो काले धन के मुद्दे पर, चाहे इंटरनेशनल गेटवेज के ऊपर सर्विलेंस लगाने की बात हो। दुख की बात यह है कि आजादी के 64 वर्षों में एक भी व्यक्ति के ऊपर करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग के तहत स्विट्जरलैंड से लेकर के किसी भी टैक्स हेवन में, वैसे तो आजकल स्विट्जरलैंड में तो बहुत थोड़ा सा ही काला धन रह गया, सारा यूके और यूएस में ट्रांसफर हो गया है। मैं आपको पूरी प्रामाणिकता के साथ आज ये भी दस्तावेज रखना चाहूंगा कि दुनिया का सबसे बड़ा जो टैक्स हेवन है वो अब स्विट्जरलैंड नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े टैक्स हेवन्स में अब अमेरिका आ गया है। अमेरिका के 25 सांसदों की एक चिट्ठी है जो टैक्स जस्टिस नेटवर्क के ऊपर उपलब्ध है। अमेरिका ने खुद माना है कि उसके पास 10.6 ट्रिलियन डॉलर अर्थात करीब 500 लाख करोड़ रुपए उसने जो सिक्रेसी लॉज बना रखे हैं उसके तहत उसके इन्वेस्ट है। और उसमें कुछ तो ऐसे हैं, चाहे उसका सबसे बड़ा जो टैक्स हेवन है वो डेलावेयर है, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स वर्जिन आइलैंड है। एक डेलावेयर में ही 2.6 ट्रिलियन डॉलर करीब 135 लाख करोड़ रुपए जमा है। मैंने यूके और यूके की भी जो टैक्स हेवन्स है उसकी भी पूरी मेरे पास में तो सूची है। मैं आपको इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने जितने भी समझौते किए, देश के लोगों को धोखा देने के लिए वो समझौते किए कि हमने इतने देशों के साथ जो ट्रीटी कर ली, तो केंद्र सरकार किस प्रोसीजर के तहत काला धन ला रही है ये देश को बताए। खाली ट्रीटी के नाम पर देश के साथ चीटिंग ना करे। और यदि उसने अपने काले धन के बारे में रणनीति स्पष्ट न की, मैंने कहा करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग के तहत एक भी केस दर्ज नहीं हुआ आज तक किसी भी टैक्स हेवन में। यह मैंने कहा अमेरिका, ब्रिटेन, चाहे वो स्विट्जरलैंड, कहीं पर भी, और कोई साहस उसने करके नहीं दिखाया। आज अमेरिका और स्विट्जरलैंड से, यूके से, वहां की कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है लाखों करोड़ रुपए का कारोबार करती हैं। भारत सरकार लिस्ट दे कि नाम इन लोगों के नाम से कितने, इन लोगों के नाम कितने काले धन जमा है, जरा उसका आप हिसाब किताब दीजिए, नहीं तो हम आपकी कंपनियों पर बैन लगा देंगे, आपके जो बैंक से उनके लाइसेंस रद्द कर देंगे। एक का भी नहीं किया केंद्र सरकार ने। तो कांग्रेस को काले धन के बारे में अपनी रणनीति स्पष्ट करनी पड़ेगी कि कैसे वो पता लगा रहे हैं, कैसे उसको ला रहे हैं। भ्रष्टाचार के ऊपर उसका रुख ढुलमुल है। और देश ने दुनिया के इतिहास में यदि सबसे ज्यादा कहीं भ्रष्टाचार हुए किसी के शासनकाल में, तो वर्तमान में तो जग जाहिर है, तो कोई कहने की बात ही नहीं है। तो केंद्र सरकार यदि
करप्शन के बारे में, ब्लैक मनी के बारे में और व्यवस्था परिवर्तन के बारे में अपना रुख स्पष्ट नहीं करती है, तो उसको आगे भी, अभी तो पराजय का मुख देखना पड़ा है, आगे महापराजय का मुख देखना पड़ेगा। और ये केवल हिसार की बात नहीं, ये उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में होगी उसकी महापराजय, उत्तराखंड में होगी, पंजाब में होगी और फिर पूरे भारतवर्ष में होगी। इसलिए उसको अपनी नीयत, अपनी नीतियां और काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के ऊपर अपनी रणनीति देश के सामने रखनी पड़ेगी। हम कोई राजनीतिक फतवे जारी नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी पार्टी का विरोध किसी मजहबी आधार पर नहीं कर रहे हैं, मुद्दों के आधार पर विरोध और समर्थन की एक स्वस्थ परंपरा, एक सामाजिक हस्तक्षेप की एक स्वस्थ परंपरा की शुरुआत हुई है राजनीतिक शुद्धिकरण के लिए। और अभी ऐसे लोगों को लगता है कि काला धन वापस आना, भ्रष्टाचार का मिटना और आर्थिक विषमताओं का मिटना एक सपना जैसा है। पूरे विश्व में आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, इकोनॉमिक वार, करेंसी वार के दौर से पूरी दुनिया गुजर रही है। और इस समय यदि भारत नहीं जगा, भारत कोई कमजोर राष्ट्र नहीं है। पीपीपी मोड पर देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था 203 लाख करोड़ रुपए, जापान की 215 और 500 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था जापान की 700 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा अर्थव्यवस्था अमेरिका की है। लेकिन भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद यहां के 99% लोग तो नार की जिंदगी जी रहे हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, कई बार मुझसे पूछा गया पिछले एक सप्ताह में कि बाबा जी, और 2 दिनों से तो प्रश्न ज्यादा पूछा जा रहा है कि आपको अन्ना जी के मौन पर क्या कहना है। जन लोकपाल बिल के हम प्रथम दिन से समर्थक रहे और पहले दिन जब वो जन लोकपाल बिल माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजा गया तो उसमें फर्स्ट सिग्नेचरी में हम 5-7 लोग थे, माननीय अन्ना हजारे साहब, हम और श्री रविशंकर जी और केजरीवाल जी, प्रशांत भूषण जी आदि। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अन्ना हजारे जी, हो सकता है जैसे अभी आज भी एक पत्र दिखाया गया टीवी चैनलों के ऊपर कि यदि केंद्र सरकार जन लोकपाल बिल के ऊपर सहमत हो जाती है तो मैं अपने आदर्श ग्राम निर्माण योजना के ऊपर अपना ध्यान लगाऊंगा, वो अपना हस्तक्षेप बंद कर सकते हैं, लेकिन हम अपना हस्तक्षेप बंद नहीं करेंगे। हमारे 3 मुद्दे हैं और 3 मुद्दों पर जब तक केंद्र सरकार की नीतियां स्पष्ट नहीं होंगी, भ्रष्टाचार के साथ काला धन, उससे भी बड़ा मुद्दा, भ्रष्टाचार मिट भी गया तो देश का विकास कैसे होगा यदि हमारे पास में बजट के लिए बजट ही नहीं होगा, हमारे पास में विकास योजनाओं के लिए पैसा ही नहीं होगा, तो पैसा तो 400 लाख करोड़ रुपए जब तक नहीं मिलेगा कैसे देश आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं आदरणीय अन्ना हजारे साहब का बहुत आदर करता हूं और प्रथम दिन से ही हमने उनको पतंजलि योगपीठ से लेकर के दिल्ली के बड़े मंचों से लेकर के हमने उनको पूरा सम्मान दिया। लेकिन मैं देश के सामने कहूंगा कि तीनों मुद्दों के ऊपर बात स्पष्ट होनी चाहिए, एक तरफा नहीं 3 तरफा हमें देख करके भविष्य का निर्णय करना पड़ेगा। राजनीतिक पार्टियों, राजनीतिक लोगों को पहले से ही अविश्वास इतना गहरा है और यह किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा भी है। लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों सामाजिक आंदोलनों में सम्मिलित लोग, सामाजिक आंदोलनों में सम्मिलित लोग भी विचारों की अभिव्यक्ति के आजादी के नाम पर जिस तरह से देश को तोड़ने वाले बयान दे रहे हैं, यह बहुत ही घातक, बहुत ही शर्मनाक है और कोई भी देशभक्त नागरिक इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता। मैं आदरणीय अन्ना हजारे साहब से भी कहूंगा कि वो पूरी प्रामाणिकता के साथ और स्पष्टता के साथ देश के सामने यह भी रुख रखें कि आखिर उनके टीम के कुछ सदस्य देश को तोड़ने वाले एक तरह से देशद्रोह के बयान देते हैं, उससे जन आंदोलनों के प्रति भी लोगों का अविश्वास बढ़ेगा, जो कि बहुत ही खतरनाक होगा, बहुत ही अशुभ होगा। और कल से फिर हम इटावा से, एटा से और उत्तर प्रदेश की फिर से यात्रा कर रहे हैं। बीच में हम एक बार उत्तराखंड चले गए थे, फिर पंजाब जाके फिर आने वाले हैं। और
यहां के चुनाव से ठीक पहले भी बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं और सभी पार्टियों को और सभी पार्टी के प्रत्याशियों को एक एजेंडा देने वाले हैं कि आप काले धन के मुद्दे पर, व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आपकी क्या राय है। और वो राय हम पब्लिकली उसको हम सामने रखेंगे पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश में। तो ये आने वाले विधानसभा चुनाव में और आने वाले लोकसभा चुनाव में तो ये बहुत बड़े राष्ट्रीय राजनीति के मुद्दे होंगे। मैंने कहा कांग्रेस की हार के 3 मुख्य पक्ष से जमीनी स्तर पर हमारे 1000 कार्यकर्ता वहां पर काम कर रहे थे। हम कांग्रेस का तो हार नहीं था, तय था। ये कोई जीत का कोई श्रेय लेने का समय नहीं है और हम कोई जीत का किसी के पराजय का भी श्रेय नहीं लेना चाहते। वहां पर हमारे 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता नियमित रूप से काम कर रहे थे और 2 महीने पहले हमने अभियान शुरू कर दिया था हिसार में। अब आदरणीय अन्ना हजारे साहब ने जो अपील की उसका भी एक असर वहां पर दिखा, लेकिन अब मुझे लगता है कांग्रेस को जरूर समझ में आएगी। लोगों ने यह प्रमाणित कर दिया है कि अब यह देश मुद्दों के आधार पर समर्थन और विरोध के लिए तैयार हो रहा है। अब इसमें और परिपक्वता आएगी और एक बड़ा परिवर्तन भारत की राजनीति में। विदेशी पुरस्कार और विदेशी पैसे से चलने वाले जन आंदोलनों को हमें आंख बंद करके नहीं देखना चाहिए, उनकी हकीकत जाननी चाहिए। क्योंकि विदेशी जो पुरस्कार और विदेशी पैसे दिए जाते हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ी रणनीति होती है कि कुछ लोगों को हाईलाइट करके उनको ये समाज में स्थापित करके और उनके द्वारा कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत के भविष्य के बारे में, भारत के लोकतंत्र के बारे में कहीं कोई खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, मैं एक व्यक्ति की तरफ किसी बात को नहीं कह रहा हूं। आप इस पूरे जन आंदोलन जितने भी चले हैं, चल रहे हैं, इस पूरी फरहिस्त में देखिए और यह गंभीर मामला है, इसको मैंने कहा हल्के में नहीं लेना चाहिए। 2 चीजें इस देश में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुई है। एक, सीबीआई की विश्वसनीयता खत्म कर दी। अब सीबीआई किसी के खिलाफ केस दर्ज करती है तो 99% लोग ये मानते हैं कि ये केंद्र सरकार के हुक्म की गुलाम एजेंसी बन गई है, कोई सत्यता के आधार पर जांच करने वाली एजेंसी नहीं रह गई है। तो किसी भी संस्था की विश्वसनीयता खत्म होना ये किसी भी देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। और जहां तक नोटिस है, आज हम 20 वर्षों से सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, 17 साल हमारे ट्रस्ट को हो गए, एक बार भी नोटिस नहीं आया। आज तक हमने गलत नहीं किया, लेकिन जब से काले धन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमने पूरे देश में जाते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। और देखो, कोई कितनी बड़ी संस्था हो, प्रोसीजर में 1-आधा% कहीं किसी से मानव से भूल हो सकती है, लेकिन मैं अपने ट्रस्ट के बारे में कह सकता हूं और दूसरे भी लोग, हमें पता है हम खतरों से खेल रहे हैं तो हमारे ऊपर भी हंस तो आएगी, लेकिन उससे हम कोई घबराने वाले नहीं है। लेकिन यहां तो हमारी तो सारी ऑडिट करवा ली, कई बार करवा ली। यहां कैग जो ऑडिट कर रहा है वो जब बताता है कि 1,70,000 करोड़ का तुमने घोटाला कर रखा है तो कैग को आंख दिखाते। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कैग, नहीं तो उसके तो अभी बैग बांध करके बाहर भेज देते उसको। तो अब सरकार को नोटिस दे, जो भी डिपार्टमेंट देते हैं, लेकिन ये जो सीबीआई के केस है ना, वो चाहे किसी के खिलाफ क्यों, तो जब हमारे एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने करोड़ों लोगों को जीवन दिया, उनके खिलाफ ये सीबीआई का केस कर सकते हैं। श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी जैसे साधु संत महापुरुष के खिलाफ जिन्होंने करोड़ों लोगों को जीवन दिया है, प्रामाणिकता से देश की सेवा की है, तो ये सीबीआई वाले केसों पर तो मैं टिप्पणी करना ही। अभी एक लास्ट चांस और दे रहे हैं उनको, अभी हम लेटर लिखेंगे और उसमें काले धन की मात्रा, उसको कैसे पता लगा रहे हैं, उसको वापस लाने का प्रोसीजर, और भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के, चुनाव सुधार के, समान शिक्षा, समान चिकित्सा और लैंड एक्विजिशन एक्ट से लेकर के राष्ट्रीय किसान आय आयोग से लेकर के हमारे एक मुद्दे हैं कुछ। मैंने तो अभी आंशिक रूप से तो अभी भी खूंटा ठोक रखा है कि काले धन के मामले में
भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के मामले में जिनकी नीयत साफ नहीं है, जिनकी नीयत में खोट है, उनको वोट नहीं देना। एक भी भ्रष्ट और बेईमान विधानसभा और लोकसभाओं में चुन करके नहीं जाना चाहिए। तो आंशिक रूप से तो बात शुरू हो चुकी है, बस थोड़ी सी इंतजार और रहेगी और आर पार की लड़ाई हो। देखो भाई, कंप्रोमाइज तो हम 1 जून को कर सकते थे, जब सारे देश के अखबारों ने केंद्र सरकार का शीर्षासन, उसके तो पूरे मेरे पास में रिकॉर्ड है कि बाबा ने कराया केंद्र सरकार का शीर्षासन। हमारे सामने भी 3 दिन तक नहीं 4 दिन तक ऐसी परिस्थिति आई कि हम समझौता करते तो आज जो है भगवान की तरह पूजे जाते। हमने कहा हमको भगवान की तरह पूजा नहीं चाहिए, हमको कमेटियां नहीं चाहिए, हमको कार्रवाई चाहिए। और सरकार प्रामाणिकता से इस दिशा में जब तक काम नहीं करती है तब तक हम झुकने वाले नहीं है। तो मुझे लगता है जन आंदोलन करने वाले लोगों को समझौते नहीं करने चाहिए। और ये उससे पहले मैंने तो दिल्ली में उससे पहले बहुत जो है बड़े समारोह में, और एक आप हिसार में जाके देखिए ना, 1000 कार्यकर्ता, लाखों पंपलेट पोस्टर गांव गांव में, वहां तो हर एक गांव में हमारी कमेटी है। हमारा एक मजबूत संगठन है, हजारों कार्यकर्ता है, रोज जमीनी स्तर पर काम करते हैं। हमने एक ही बात कही, कांग्रेस नहीं जीतनी चाहिए किसी भी कीमत पर। अरे यूपी की खिलाफत मैंने तो झांसी से शुरू कर रखी है आप, और अभी फिर वापस जा रहा हूं। तो हमने तो हर आंदोलन में ऐसा कहीं पर भी नहीं है ये, और ये कोई प्रतिस्पर्धा है क्या? आंदोलनों में कोई प्रतिस्पर्धा का प्रश्न ही नहीं होता है। देखो भाई, हमने तो पहले दिन से मंच पर रखा, ये सारा देश जानता है, 14 नवंबर से लेकर के, दिवाली से लेकर के, और रामलीला मैदान के उनके वर्तमान के अंतिम अनशन तक, तो हमारा तो विरोध का प्रश्न ही नहीं है। और मैं ऐसा मानता हूं कि जितने भी सामाजिक आंदोलन है उनमें न तो अंतर्विरोध होना चाहिए और न किसी भी तरह का सैद्धांतिक विरोध होना चाहिए।